वालेकुम। ये है सीएनएस फार्मा। इसमें हमने करना आज ओपियोइड्स। ठीक है, तो ओपियोइड्स क्या होते हैं? ओपियोइड जो है वो इसको यूज़ करते होते हैं पेन वगैरह को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। और पेन क्या होती है? पेन ना अनप्लेजेंट सी जो है वो सेंसेशन होती है। ठीक है, और पेन एक्यूट भी हो सकती है, क्रोनिक भी पेन हो सकती है। तो एक्यूट पेन हो या क्रोनिक पेन हो, उस एक्यूट पेन को क्रोनिक पेन को ट्रीट करने के लिए हम ओपियोइड्स यूज़ करते होते हैं। या नोसिसेप्टिक पेन हो सकती है, न्यूरोपैथिक पेन हो सकती है, डिफरेंट पेन्स होती है। ठीक है, और उस पेन को ट्रीट करने के लिए हम जो है वो अपने ओपियोइड्स का यूज़ करते होते हैं। और जो ओपियोइड्स होते हैं ना, ये नेचुरल भी हो सकते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं, सिंथेटिक होते हैं। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं मॉर्फिन लाइक इफेक्ट। ठीक है, मॉर्फिन भी पेन को काम करती है, पेन मैनेजमेंट के लिए होती है। सारे जो ओपियोइड्स होती हैं वो रिसेप्टर के साथ, ओपियोइड के कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उनके साथ जाके बाइंड करते हैं। ठीक है, रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? सीएनएस के अंदर होते हैं, और वो मिमिक करते हैं एंडोजीनस पेप्टाइड के न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को। ठीक है, इसमें एंडोर्फिन्स है और एनकैफलिन्स वगैरह है, और रिलीव देते हैं हमें, मतलब कि ठीक पेन को ट्रीट करते हैं। ये 3 रिसेप्टर्स होते हैं ओपियोइड के। रिसेप्टर 3 मेन रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, उनमें म्यू रिसेप्टर्स है, कपा रिसेप्टर्स हैं और डेल्टा रिसेप्टर्स हैं। जो म्यू रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनका एक्शन जो होता है वो एनाल्जेसिक एक्शन होता है, और जो कपा रिसेप्टर्स होते हैं उसका थर्मल एक्शन होता है। इसके अलावा जो है वो उसका थर्मल भी एक्शन होता है और मैकेनिकल एक्शन भी होता है। दैन डेल्टा रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, ये देखें डेल्टा रिसेप्टर्स। ठीक है, और डेल्टा रिसेप्टर्स जो होते हैं ये एनकैफलिन्स वगैरह को इंट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद है जी ओपियोइड। इसका ये है कि ये ना एसोसिएटेड होते हैं आयन चैनल से भी। क्लोरीन के इनफ्लक्स को जो है वो बढ़ा देंगे, जिसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन होगी और कैल्शियम का इनफ्लक्स कम होगा, क्योंकि कैल्शियम आएगी तो वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो नर्व टर्मिनल के साथ जाके डिफ्यूज़ करेगा, इंट्रैक्ट करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होगा, लेकिन ये उसको रिलीज़ नहीं होने देगी, हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी और कैल्शियम का इनफ्लक्स कम हो जाएगा। नेचुरल के अंदर कौन सी आती है? मॉर्फिन और कोडीन आ जाती है। सेमी सिंथेटिक के अंदर बुप्रेनॉर्फिन है, हाइड्रोमॉर्फिन है, हाइड्रोकोडोन है, ऑक्सीकोडोन है और ऑक्सीमॉर्फिन है। उसके बाद सिंथेटिक है जिसमें फेंटानिल है, मेप्रिडीन है, मेथाडोन है और टपेंटाडोल और ट्रेमाडोल है। ठीक है, उसके बाद ओपियोइड एगोनिस्ट है। मॉर्फिन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग म्यू एगोनिस्ट है। कोडीन जो होता है वो वीक एगोनिस्ट है, म्यू एगोनिस्ट है लेकिन वीक है ये। मॉर्फिन जो होता है, मॉर्फिन एनाल्जेसिक इफेक्ट होता है इसका म्यू रिसेप्टर्स होते हैं, और ये म्यू रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं? ये सीएनएस के अंदर होते हैं। इसके अलावा ये जीआईटी के अंदर भी होते हैं, स्मूथ मसल्स के अंदर होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर होते हैं। मॉर्फिन जो होती है इसकी हाई एफिनिटी होती है फॉर द म्यू रिसेप्टर्स। ठीक है, और इसकी वजह से इसकी जो होती है हाई, और कपा के लिए इसकी जो है एफिनिटी कम होती है, और ये इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ दी एक्साइटेटेड जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, उसको मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ नहीं होने देता। जब वो न्यूरोट्रांसमीटर नर्व टर्मिनल से उसके साथ डिफ्यूज़ करके स्टोरेज वेसिकल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ ही नहीं करेगी पेनफुल स्टिमुलाई को, तो ना पेन फिर कैसे होगी? ये उसको इनहिबिट करेगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर को जो है वो उसके साथ डिफ्यूज़ नहीं होने देगा। देन है कि इसके एक्शन कौन कौन से होते हैं? इसका एनाल्जेसिक एक्शन होता है, पेन को कम करता है। ठीक है, इनहिबिट करता है एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज़ को, जिसकी वजह से इसका एनाल्जेसिक एक्शन होता है, पेन कम होती है। यूफोरिक है, इसके यूफोरिक होता है सेंसेशन ऑफ वेलबींग। ठीक है, मतलब कि हमें अच्छा फील कराता है, खुशी खुशी। डोपामीन जो होता है ना, डोपामीन भी एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, लेकिन डोपामीन को डिसइनहिबिट करता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता, मतलब कि डिसइनहिबिट करता है, उसकी जो रिलीज़ है उसको ये रोकता नहीं है, डोपामीन को ज़्यादा करेगा, जिसकी वजह से इसके यूफोरिक इफेक्ट होंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन पे क्या इफेक्ट होंगे कि ना, अगर मॉर्फिन की डोज ज़्यादा आप बढ़ा देते हैं ना तो ओवर डोज हो जाएगी, तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन जो होती है आपकी सीज भी हो सकती है, तो ये इसका जो है वो एडवर्स इफेक्ट होगा एक। और उसके बाद जो है वो रिपीटेडली आप यूज़ करते हो, उसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो जाती है। उसके बाद डिप्रेशन ऑफ द कफ रिफ्लेक्स, मॉर्फिन और कोडीन जो होती हैं वो एंटीटसिव होती हैं। एंटीटसिव मतलब हमारे ना कफ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। एनाल्जेसिक में ये होते हैं और रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होते हैं। उसके बाद जो है ये मतलब कि ये नॉट कोरिलेट क्लोजली विद ये जनरली कफ जो है वो कफ को सप्रेस करते हैं, लेकिन एनाल्जेसिक नहीं होते ये। ठीक है, एनाल्जेसिक नहीं होते, ना ही ये रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होती है, जस्ट कफ को रिलीज़ करते हैं, एंटीटसिव है। उसके बाद म्योसिस है। म्योसिस का मतलब होता है प्यूपल का साइज़ जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाना, माइड्रेसिस में जो है वो डायलेट कर जाता है प्यूपल, तो यहाँ पर जो है वो प्यूपल को म्योसिस करेगा, उसके साइज़ को कम करेगा और स्टिमुलेट करेगा म्यू और कपा रिसेप्टर। उसके बाद इमेसिस है। इमेसिस जो है वो इसमें ये है कि ये ना उसको कीमो रिसेप्टर्स को ये है स्टिमुलेट करता है,
और ये ना ट्रिगर करता है जो एरिया पोस्ट ट्रमा के होते हैं और वॉमिटिंग वगैरह जो है वो काज करता है, जो काज करते हैं पोस्ट ट्रमा मतलब कि जो वॉमिटिंग वगैरह काज करते हैं उनको ट्रिगर करता है उन जोन को। जीएडी के अंदर ये होगा कि मोटिलिटी को कम करेगा, ठीक है, जीएडी की मोटिलिटी को कम करेगा, डायरिया को ट्रीट करेगा और कॉन्स्टिपेशन वगैरह काज कर देगा। देन है कार्डियोवास्कुलर सीवीएस पर इतने ज़्यादा इसके कोई जो है वो हार्मफुल इफेक्ट नहीं होते, ठीक है, और ये ब्रेडिकार्डिया काज कर देता है, मतलब अगर किसी को टैकीकार्डिया हुआ है तो उसके अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, उसको टैकीकार्डिया को ट्रीट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन हिस्टामिन की रिलीज़ है, ठीक है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करता है, ठीक है, और नॉट यूज्ड इन एस्थमेटिक पेशेंट, तो आपने इसको एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर यूज़ नहीं करना क्योंकि ये वेज़ोडाइलेशन तो करता है लेकिन वेज़ोडाइलेशन के साथ साथ हिस्टामिन को रिलीज़ करता है जो जिसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, तो एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर इसको यूज़ नहीं करना। देन हार्मोनल एक्शन है इसका कि ये प्रोलॉन्ग करेगा मॉर्फिन की, अगर मॉर्फिन का यूज़ बहुत ज़्यादा टाइम तक करते हैं तो उसकी वजह से एंड्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, और एंड्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो जो टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन होता है मेल के अंदर वो कम बनेगा, जिसकी वजह से जो है वो प्रोडक्शन इसकी कम हो जाएगी और के अंदर जो है वो सेक्सुअल हाइपोथैलेमिक जो पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस है वो इसको कम बनाएगा, सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन को कम बनाएगा, उसकी वजह से क्लिनिकल सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकती है। देन लेबर को ये प्रोलॉन्ग करता है, लेबर की पेन को, मतलब कि उसको ना जो है वो ड्यूरेशन को उसकी को बढ़ा देता है, कम कर देता है ड्यूरेशन को, यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको कम कर देता है, जिसकी वजह से लेबर प्रोलॉन्ग हो जाती है। देन फार्माकोकाइनेटिक्स से किसका रूट कौन कौन से रूट के थ्रू हम मॉर्फिन को यूज़ कर सकते हैं, इसको ओरल रूट से कर सकते हैं, और इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लीवर के अंदर होता है, लीवर के अंदर इसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा। दैन डिस्ट्रीब्यूशन इसकी पूरी बॉडी के अंदर ही इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सारी बॉडी टिश्यू के अंदर, फीटस के अंदर भी होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फीटस के अंदर भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और ये हाईली लिपोफिलिक है, ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है। इसका फेट ये है कि मॉर्फिन जो होती है लीवर के अंदर दो एक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर कन्वर्ट होती है, एक उसमें M6G होता है, M3G है, इसके तो एनाल्जेसिक एक्शन होंगे, लेकिन जो M3G है इसकी कोई एनाल्जेसिक इतनी एक्शन नहीं है, ये जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी भी जो है वो करा सकता है। उसके बाद जो है ये इसकी एक्सक्रीशन जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स में जब कन्वर्ट होते हैं उसके बाद इसकी रेनल रूट के थ्रू एक्सक्रीशन हो जाती है। इसका जो है वो एक्शन जो है वो मॉर्फिन का वो 4 to 5 आवर्स के लिए होगा। इसके एडवर्स इफेक्ट ये होंगे कि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी काज कर सकता है, और ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में एम्फीसीमा वगैरह या फिर कॉन्स्टिपेशन काज करता है। कॉन्स्टिपेशन इस तरह से काज करेगा, हम डायरिया को ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ करेंगे, जीएडी की मोटिलिटी को कम करेगा और कॉन्स्टिपेशन कर देगा। डायरिया को ट्रीट कराएंगे, कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है अगर ज़्यादा ओवरडोज कर लेंगे इसको, और कॉन्स्टिपेशन को हम लैक्सेटिव्स के थ्रू इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। ल्यूबिप्रोस्टोन है, ये IBS को ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। देन अगर रिपीटेडली यूज़ करते हैं मॉर्फिन को तो उसकी वजह से जो है ये टॉलरेंस डेवलप हो जाती है, और टॉलरेंस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के केस में एनाल्जेसिक का इफेक्ट को कम कर देगा, या यूफोरिक इफेक्ट या सीडेटिक इफेक्ट जो है इन केसेस में जो है वो इसके रेजिस्टेंट एक्टिविटी होगी। और अगर ये टॉलरेंस किन के केसेस में डेवलप नहीं होगा, मियोसिस और कॉन्स्टिपेशन के लिए कोई टॉलरेंस डेवलप नहीं करेगा, जितना मर्जी रिपीटेडली आप ओवरडोज करते हो मॉर्फिन को, ये इनके लिए जो है वो रेजिस्टेंट डेवलप नहीं टॉलरेंस डेवलप नहीं करेगा। उसके बाद मॉर्फिन विद CNS डिप्रेसेंट, मॉर्फिन विद CNS डिप्रेसेंट जो फिनोथाइजीन्स है, बेंजोथाइजीन्स है, ये इंक्रीज़ कर देती है डिप्रेसेंट एक्शन ऑफ मॉर्फिन को। उसके बाद कोडीन है, कोडीन का जो है वो वीक नेचुरली एनाल्जेसिक है, ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते होते हैं, ये नेचुरली अकरिंग है, और एनाल्जेसिक एक्शन इसका इंड्यूस कैसे कराते हैं, इसको इंड्यूस कराते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ द मॉर्फिन को कन्वर्ट करते हैं, CYP2D6 एंजाइम होता है, इसकी कन्वर्जन कराता है, और इसकी एंटीटसिव एक्टिविटी होती है, पेन वगैरह को कोई काम नहीं करता, सिर्फ कफ को रिलीव करने के लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं। और टॉन्सिलेक्टोमी अगर या किसी की एडिनो आइडेक्टोमी हुई है तो इनके अंदर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या फिर डेथ काज करेगा। उसके बाद जो है वो डेक्स्ट्रोमिथार्फिन एक सिरप होता है जो कि कफ डिप्रेसेंट है, कफ को कम करता है, एनाल्जेसिक एक्शन कोई नहीं है इसका। एसिटोमिनोफिन जो होती है ये एनसेड नहीं होती है, ये जस्ट पेन को और फीवर को ट्रीट मैनेज करने के लिए होती है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, इसके इन्फ्लेमेशन को कोई काम नहीं करती, वो एनसेड भी करते हैं बस। उसके बाद फेंटानिल है, फेंटानिल जो होती है वो एनेस्थेटिक भी होती है, एनाल्जेसिक भी इसके इफेक्ट होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग होता है और रैपिड ऑनसेट होता है इसका, शॉर्ट ड्यूरेशन शॉर्ट एक्टिंग है, शॉर्ट। और इसके बाद हाईली लिपोफिलिक होती है, हाईली लिपोफिलिक होती है, इस वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है। ऑनसेट इसका रैपिड है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इसका 15 to 30 मिनट के लिए होगा, और ये सिंथेटिक ओपियोइड है, और ये जो है वो मेप्रिडीन से रिलेट करता है। इसका रूट जो है वो IV रूट होता है, इंट्राथिकल रूट होता है। इंट्राथिकल रूट में ये होता है कि जो CSF के अंदर अगर हमने या ब्रेन के अंदर अपनी ड्रग को भेजना है तो अरिकनॉइड स्पेसेस जो होती हैं उनके थ्रू इंजेक्शन, उनके थ्रू मेडिसिन जो है वो सब अरिकनॉइड स्पेसेस के अंदर इंजेक्ट करते हैं,
उसके बाद ये एपिड्यूरल रूट है। उसके बाद इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि ये जो है वो एक्यूट या पोस्ट ऑपरेटिव पेन में इसको यूज़ नहीं करेंगे। देन ब्यूपिनॉर्फिन है, ये भी वही एक सिंथेटिक है, सेमी सिंथेटिक ड्रग है। उसके एक्ट एज ए एगोनिस्ट एंड ये इसके लिए म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट भी और कपा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ये हाईली लिपोफिलिक होती है और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका वो प्रोलॉन्ग ज़्यादा होता है। हाई एफिनिटी होती है म्यू रिसेप्टर के लिए। इसकी सीलिंग इफेक्ट जो होते हैं वो यूफेरिक इफेक्ट को कम करते हैं। रिस्क फैक्टर में रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करती है। मेथाडोन को हम यूज़ करते होते हैं ओपियोइड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। एडवर्स इफेक्ट में वही रेस्पिरेटरी डिप्रेशन काज करते हैं। ओपियोइड्स जो होती हैं नोजिया और डिजीनेस काज करेंगे और इसके अलावा क्यूटीसी जो इंटरवल है उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो अदर एनाल्जेसिक है उसमें कौन कौन सी है, उसमें टिपेंटाडोल है। टिपेंटाडोल जो होती है वो भी सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। ये म्यू एपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्ट है। म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है जो टिपेंटाडोल है और ये नॉरएपिनेफ्रिन को इनहिबिट करता है। मैनेज करने के लिए सीवियर और एक्यूट पेन को मैनेज करने के लिए हम टिपेंटाडोल को यूज़ करते होते हैं। ये इसका मेटाबॉलिज्म जब होगा तो ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स के अंदर चेंज करेगी और ये कभी भी जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करती होती। ना ही ये CYP45 जो साइटोक्रोम P450 इंजाइम होता है उसको यूज़ नहीं करती, क्योंकि ये लीवर के अंदर होगा और ये जो है वो एक्टिव मेटाबोलाइट ही नहीं बनाती, तो ये इसको नहीं यूज़ करेगी। उसके बाद ट्रेमाडोल है, ये भी सेंट्रली एक्टिंग एनाल्जेसिक है। इसमें ये भी म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट है और ये इसका मेटाबॉलिज्म होगा, ये एक्टिव मेटाबोलाइट्स बनाएगी। CYP2D6 इंजाइम को यूज़ करेगी, एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म करेगी और वीकली इनहिबिट करेगी नॉरएपिनेफ्रिन को और सेरोटोनिन को और इसको मॉडरेट टू सीवियर पेन को मैनेज करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। ट्रेमाडोल की टॉक्सिसिटी को ट्रीट कर सकते हैं हम नैलोक्सोन के थ्रू। ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन होगा तो टॉक्सिसिटी हो जाएगी या CNS की एक्साइटेशन और सीजर्स वगैरह काज कर सकते हैं ये। उसके बाद एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट के अंदर आ जाता है नैलोक्सोन और नैल्ट्रिक्सोन है। नैलोक्सोन जो है वो उसकी हाफ लाइफ 30 to 81 मिनट के लिए होती है। इसकी हाई एफिनिटी होती है म्यू रिसेप्टर के लिए। लेकिन अगर किसी को मॉर्फिन की किसी ओवरडोज कर ली है तो उसको रिवर्स करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए हम नैलोक्सोन को यूज़ करते होते हैं। ये डिस्प्लेस करता है मॉर्फिन को, उसके सारे रिसेप्टर जो होते हैं म्यू रिसेप्टर है ना, तो उसको वहाँ से डिस्प्लेस करेगा। बाउंड ऑपियोइड जो हुई हुई होगी अपने रिसेप्टर्स के साथ और रिवर्स करेगा रेस्पिरेटरी डिप्रेशन को। इसका रूट जो होता है IV रूट से भी दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर रूट से भी दे सकते हैं, इंट्रावेनस रूट से और सबक्यूटेनियस रूट से भी इसको दे सकते हैं। नैल्ट्रिक्सोन है, नैल्ट्रिक्सोन भी एंटागोनिस्ट है और इसका भी रूट ऑरली, इसको ऑरल रूट से देते होते हैं और इसका एक्शन जो है वो सेम नैलोक्सोन की तरह, ये भी किसी टॉक्सिसिटी अगर मॉर्फिन की होगी तो इसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये प्रोलॉन्ग इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इसका रूट जो है वो इंट्रामस्कुलर ओरल रूट है इसका। और इसके अलावा जो है वो ये जो नैल्ट्रिक्सोन है और क्लोनिडीन है इन दोनों को यूज़ करती होती हैं ओपियोइड की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। इसके एडवर्स इफेक्ट में हेपेटोटॉक्सिसिटी हो जाएगी। इट्स ऑल अबाउट ओपियोइड्स, मॉर्फिन और उसकी एंटागोनिस्ट एगोनिस्ट।